क्या मेरी आवाज आप सभी साथियों को आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी साथियों को आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए। शिवम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं स्टार्ट कब होगा? 5 बजे स्टार्ट होगा और जल्दी से हम शुरू करेंगे। तब तक अपने साथियों को जोड़ लीजिए। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। शिवम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं यस, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं यस। हाँ, आवाज आ रही है। परेश जी बहुत बहुत स्वागत है जो साथी आ गए हैं। अपने साथियों को भी जोड़िए। 1 मिनट बाकी है हमारे पास। 1 मिनट के बाद ये चर्चा हम शुरू करेंगे। बहुप्रतीक्षित चर्चा, सप्ताह में एक बार होने वाली चर्चा, और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं जल्द ही 1 मिनट में। जो साथी हमारे हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें, माइक ऑफ रखें। हमारे साथ मॉडरेटर अंकुर हैं, सिमरत हैं, और वो हम निवेदन करेंगे उनसे कि जो हमारे साथी हैं उनको एक्सेस दें कि अपना कैमरा वो ऑन कर पाए। अभिषेक सोलंकी जी हमारे साथ हैं, संजय जी हमारे साथ हैं, मयूर जी हमारे साथ हैं, रवि कुमार जी हमारे साथ हैं और सूरज जी हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मयूर जी, हाँ आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लें। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भव्या भारद्वाज हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि अपना कैमरा ऑन कर लें। अचल पारिक जी हमारे साथ हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। संजय जी ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है। जो लोग किस चीज पे डिस्कशन होगा, शिवम श्रीवास्तव जी रूपरेखा बताऊंगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 बज चुके हैं, होने ही वाली है। डिस्कशन का मुद्दा है कि गुजरात के जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, उन पर बात करेंगे। तो फाइनली वाईआईपी के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि वाईआईपी ये चर्चा हर हफ्ते में एक बार आयोजित कर रहा है। आपने अक्सर टेलीविजन डिबेट में देखा होगा कि कुछ गिने चुने चेहरों को बुला लिया जाता है और प्राइम टाइम जो बहसें ही टीवी डिबेट में करी जाती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यूथ इन पॉलिटिक्स के एक मंच के तौर पर कि हम राज्य की उन आवाजों को जगह दे पाएं जो वाकई में असल आवाज हैं, युवा साथी हैं, अपने राज्य को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने इसके लिए तरीका क्या निकाला है, हर हफ्ते हम राज्य को चुनते हैं और उसके लिए एक फॉर्म फ्लोट करते हैं। आप तक फॉर्म पहुंचता है, हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें लिखकर भेजिए कि इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हमें जो जवाब आते हैं 300, 400, 500 जो जवाब आते हैं, उनमें से सबसे बेहतर जवाबों को हम तलाशते हैं और उसके बाद उनसे हम बातचीत करके कंफर्म करते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे नागरिक के तौर पर वो हमारा कार्यक्रम ज्वाइन करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। इसका प्रारूप होता है कि हमें प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्ड करने के बाद इसको जो हमारे मंच है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इस पर डाला जाता है, ताकि जो यूथ इन पॉलिटिक्स का एक उद्देश्य ये भी है कि जो युवा अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं लेकिन दिलचस्पी लेते हैं सामाजिक मुद्दों में और समझते हैं समाज को, लेकिन उनको कोई ऐसा मंच मौजूद नहीं है, जो मंच है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उनके लिए एक मौका मिले, उनको एक मंच प्रदान कर पाए, ये उसकी कोशिश रहती है। हमने मध्य प्रदेश किया है, राजस्थान किया है, छत्तीसगढ़ किया है, अभी हम गुजरात कर रहे हैं। इसके ठीक पहले हमने आपके ही पड़ोसी महाराष्ट्र को किया। तो ये पूरा थीम है इस चर्चा का। अब जब भी हम बात करते हैं यूथ इन पॉलिटिक्स की या भूमिका के बारे में बात करते हैं इस प्रोग्राम की, जैसे पूछते हैं लोग कि आपका प्रोग्राम का मुद्दा क्या है या आप क्यों करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि हर देश की अपनी एक यात्रा होती है। उस यात्रा में कई सारे पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों को आप राज्य के तौर पर देख सकते हैं और उनका अपना राज्य के बनने में एक योगदान होता है। उस योगदान के बारे में बात करते हुए कई लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं और कई लोग ये देखते हैं कि अभी भैया क्या इशू चल रहा है। मेरा जो फोकस रहेगा, सारे जो चर्चा में साथी आए हुए हैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि हम आज की बात करेंगे, हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम उस पर बात कर सकते हैं। ये तो हुई समय की एक रेखा की बात। इसके बाद अगर आप मुद्दों की बात करें या वर्तमान स्थिति की बात करें, तो हमारे पास गुजरात जैसे राज्य को देखने का एक विकल्प ये भी है कि हम उसे बोस्टन बोस्टन कह सकते हैं, हम उसे दूसरे कई सारे अलंकारों से विभूषित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो चौंकाते हैं, जैसे एचडीआई का हो सकता है या दूसरे आंकड़े हैं। गुजरात के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा वो कई मानकों पर ठीक ठाक उल्लेखनीय काम करता हुआ राज्य है, लेकिन हर राज्य जैसे कि आजकल 2-3 भागों में बढ़ गया है, असमानताओं की जड़ें काफी गहरी हो रही हैं, वो गुजरात में भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं, मैं गूगल पर पढ़ करके, आर्टिकल पढ़ करके आपको बताऊं। मैंने सोचा कि गुजरात वासियों से ही या गुजरात के जो लोग उसको बेहतर समझते हैं, प्रोफेशनल, उनसे बात करते हैं और इसलिए चर्चा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मयूर जी हैं, संजय जी हैं, अभिषेक जी हैं और सूरज जी हैं, केडी जी हैं, अचल जी हैं और रवि कुमार जी हैं, हमारे साथी हैं।
हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे की चर्चा में सभी को मौका मिले अपनी बात रखने का, और हम गुजारिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि सबसे पहले वो आए, जिसका भी मैं नाम पुकारूं, अपना परिचय दें, इसके बाद फिर सवालों के जवाब दें। मयूर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप एकदम तैयार बैठे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर गुजरात की बात मैं करता हूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये ठीक ठाक उल्लेखनीय आंकड़ों के हिसाब से ठीक ठाक करता हुआ राज्य है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ या दूसरे जेंडर की बात कर रहा हूँ, जेंडर इक्वलिटी के मामले में देख रहा हूँ, तो कुछ कुछ इश्यूज हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन मुद्दों पर बात करिए, मुझे ये बताइए कि जब आप गुजरात को एक गुजरात वासी के तौर पे देखते हैं और मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मुझे आप क्या बताएंगे कि वहां का सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? मयूर जी, अपना परिचय दें इसके बाद। जी मयूर जी, अपने आप को म्यूट म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हेलो ये मयूर शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी, 1 मिनट। अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आवाज आ रही है सर मेरी आप तक? हाँ जी, आप बात बिल्कुल आ रही है, आवाज बताइए। ओके, थैंक यू सर। जी जी सबसे पहले यूथ इन पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म पे हमारे जैसे युवाओं को मौका देने के आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी मैं, जैसे कि आपको मालूम है, मेरा नाम मयूर शर्मा है। मैं अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं दो या 3 बार मेंस के लिए अपियर हुआ हूँ। जी। जैसे कि सर आपने बताया कि आप मेंस के लिए अपियर हो चुके हैं? या मेंस के लिए मैं अपियर हो जी, चुका हूँ, वाह। दो या 3 बार अपियर हो चुका हूँ। जी जैसे आपने बताया कि काफी चीजों में गुजरात मॉडल की आज देश और दुनिया में चर्चा होती है। उसमें कोई खराब की बात नहीं है, कुछ बातें अच्छे भी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बातों में अभी भी गुजरात पिछड़ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। कि सबसे पहले हम देखें कि डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, उस डेवलपमेंट के स्टेज 2 या 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है उसमें एक नॉर्मली बात है कि भाई रोटी कपड़ा और मकान, उस पे बात होती है। तो जहां तक मैंने देखा है, या गवर्नमेंट का रिपोर्ट से या कोई एजेंसी का रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यदि हम देखें तो गुजरात में करीबन 95% पॉपुलेशन के पास आज रोटी कपड़ा और मकान की लगभग व्यवस्था पूरी हो चुकी है। लेकिन जो डेवलपमेंट का सेकंड फेज होता है, कि जिसमें हम चर्चा करते हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो चीज आज गुजरात में कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। उसमें मैंने देखा जिस तरह से, तो एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, उसमें काफी दिक्कतों का सामना मुझे मुझे गुजरात की। हाँ, मुझे एक चीज याद आ रही है कि 85% बच्चे 1 से 5वीं तक इंटर अंदर जाते हैं स्कूल के, यस सर, और यस बाद में सर, जब 5वीं से 8वीं के बाद आती है तो 15% छोड़ देते हैं। यस तो सर, यस मुझे सर। थोड़ा, हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा और डिटेल में जमीनी स्तर पर ये बताइए कि जो एचडीआई की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, शिक्षा यस की, यस। स्वास्थ्य की, वो दिक्कतें की बुनियादी रीजंस क्या हैं, और क्या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ओके, जी नहीं सर, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात वैसे नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी स्टडी है, मैंने जहां तक देखा है, तो गुजरात में लगभग 10 या 15 साल का जो लास्ट फेज है, 10 साल का, वो 10 हम्म साल में प्राइवेटाइजेशन उतना बढ़ रहा है अभी। हम्म जो नॉर्मली जो प्राइमरी स्कूलिंग है, हम्म जहां तक हमने दूसरे स्टेट में देखा है कि भाई हम्म हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है, लेकिन हम्म गुजरात में आज प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, हम्म उसके कारण गुजरात का एजुकेशन लेवल काफी दूसरे स्टेट के हिसाब से देखे तो थोड़ा हम्म कम नजर आता है। हम्म अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम्म गुजरात में जो गवर्नमेंट स्कूल है, हम्म गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे हम्म ज्यादा सैलरी टीचर्स को दी जाती है, लेकिन हम्म उसके सामने हम्म उधर पढ़ने वाले स्टूडेंट है ही नहीं, और है हम्म तो काफी कम मात्रा में। हम्म अब दूसरी साइड आप देखिए कि भाई हम्म प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा है, लेकिन उधर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले जो टीचर्स है वो तो अभी गवर्नमेंट में है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है,
वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे ही दिखता है। जी जी, मयूर जी, आपने शिक्षा के दोनों स्तरों की बात उठाई है। आपने बताया है स्कूल में जो छात्र हैं और जो अध्यापक हैं, दोनों ही मामलों में आपने अपनी बात रखी और शिक्षा का मुद्दा आप बता रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि मयूर जी भी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो एक राज्य के तौर पे जब आप अपने आप को निजीकरण के रूप में ब्रांड भी करते हैं और आप अपने विकास की पूरी यात्रा पे निजीकरण पर बहुत जोर देते हैं, तो क्या आपको उससे खतरे देखने पड़ते हैं जो कि गुजरात में क्या वो दिख रहे हैं? संजय जी, अगर जी किसी को हिंदी में कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ हमारी सहयोगी है, मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल आपको अंग्रेजी में कन्वे किया जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी की भाषा से मुझे लगता है कि गुजरातियों को हिंदी में कोई खास दिक्कत होती नहीं है। संजय जी। हाँ, वैसे आज उन्होंने विजिट भी किया है गुजरात को। अरे वाह, अच्छा दिन है, हमारा पैनल डिस्कशन भी और उनका विजिट भी। हाँ, जी। तो मैं ये बता रहा था कि यूथ में अभी एक किस्म का डर रहता है हम्म। कि वो अगर पढ़े हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अच्छा। जैसे कि कोई है अभी मीन्स पैसों के पीछे सब भागने लगे हैं। हम्म। एजुकेशन का स्किल्स का कोई ऐसा कोई वो नहीं होता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो स्किल प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, या लोग जो है हाँ, वो स्किल लेना नहीं चाहते हैं? दोनों में क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ। आपका एजुकेशन का जो कोर्स है उसमें ही पुराना मॉडल अभी है, चल रहा है। जो अच्छा। स्किल्स अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, बुक्स में तो वो नहीं दिख रहा है। हम्म। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो स्किल जरूरत है मार्केट में, हाँ, जो गुजरात का एजुकेशन सिस्टम है आउटडेटेड वो कोर्स चल हाँ, रहा वो है। स्किल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जी। हाँ, हमारे साथ आउटडेटेड अभिषेक कोर्स चल रहा अभिषेक सोलंकी जी हमारे साथ हैं। सुन पा रहे हैं अभिषेक जी? जी जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, अभिषेक जी, आपने देखा अभी दोनों जो बातें हुई हैं, चाहे वो संजय जी हो चाहे मयूर जी हो, उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। पर सिर्फ इतने बड़े राज्य में शिक्षा का मुद्दा तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अभिषेक जी, आप बताइए कि आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा क्या है और आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, युवाओं की अगर बात हो जाए, गुजरात के युवाओं की, तो आप देखिए कि शिक्षा से भी बढ़कर एक मुद्दा आप कह सकते हैं तो युवाओं का जो गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे आज जो गुजरात के युवा जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम्म। अब अगली रात तक पता नहीं होता हम्म। कि एग्जाम में कल पेपर लीक होगा या नहीं होगा। हम्म। ठीक है, हम्म। आपने 5 साल तैयारी की है, 3 साल तैयारी की है, पूरी हम्म। जिंदगी आप कर दी है। युवा अपनी जो युवा अवस्था जो है, हम्म। बाद अब कॉलेज से बाहर निकलते हो 18 साल से 22 साल की या 23 साल की उम्र जो होती है वो मौज शौक की होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने जिंदगी के 5 साल 10 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में छोड़ते हैं। जैसे ही वो पेपर आता है तो क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती कैंसिल हो जाता है। खुद की बात करूं तो मैंने भी 2019 में 2018 के फॉर्म मैंने भी फिल किए, 2022 आ गया लेकिन अभी भी उसके एग्जाम नहीं आई। ठीक है, तो बताइए। ये यूपी बहुत यूपी से किसी मामले में कम नहीं नजर आ रहा है। हाँ, गुजरात को सिर्फ पूरे देश में इसी तरह प्रोजेक्ट, हाँ जी, हाँ जी। गुजरात को सिर्फ प्रोजेक्ट किया है कि गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात के अंदर आप जब पहुंचोगे, आप गुजरात की जब आपको तह तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा गुजरात मॉडल वाकई में क्या है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी आपके ही राज्य में है आज। हाँ बिल्कुल, जी जी मैं वही हाँ, कि जी। गुजरात के अंदर 700 स्कूल ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल ऐसी है जहाँ एक ही अध्यापक पूरी स्कूल को हैंडल कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकोगे आज की स्थिति में, बता रहा हूँ 21वीं सदी के गुजरात की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी के भारत की मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी 21वीं सदी का भारत जो विश्व गुरु बनने के सपने दिखा रहा है, जो महासत्ता बनने के सपने देख रहा है, मैं वही गुजरात की बात करना चाहता हूँ कि वहाँ 700 स्कूल ऐसे है कि जहाँ एक अध्यापक है। तो ऐसी स्कूल को एक और सैकड़ों स्कूल ऐसी गुजरात में बंद कर दी है, ये कह के कि स्टूडेंट नहीं आ रहे इसलिए हमने स्कूल बंद कर दी। लेकिन स्टूडेंट कब आएंगे? आपके पास नई बिजली है, स्कूल के अंदर पंखे नहीं है, स्कूल लाइट्स नहीं है, स्कूल के अंदर बेंचेस नहीं है, स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, कमाल तो है, आपने कैसे कहा कि स्टूडेंट्स? 700 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर है। गजब, कमाल है। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन ही नहीं। जी जी जी, हाँ जी, एक एक लोग बोलिए। जी हाँ, अभिषेक जी अपनी बात रख रहे थे। हाँ जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अब बाकी मैं साथी अपना माइक म्यूट करके रखें, चूंकि ना इको हो रहा है थोड़ा थोड़ा। किसी का माइक शायद ऑन है, देख लीजिए। जब हम गुजरात को हम देखते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के भारत पीछे है, तो अब ये बात आप सुन के आप आश्चर्य होंगे कि गुजरात में 27 साल से को एक सत्ता की, एक पक्ष की सत्ता है, उसके बावजूद
गुजरात की आज एक भी गवर्नमेंट स्कूल आप देख लीजिए, आज एक भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कंप्यूटर का शिक्षक नहीं है। एक भी स्कूल के अंदर आज कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है स्कूल के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरह का गुजरात हम बनाना चाहते हैं। आज 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई हम देख रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हैं, चीन से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने राज्य की बात करें तो आज एक सरकारी स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर का टीचर भी तक नहीं है हमारे पास। जी अभिषेक जी, जी जी, आप शिक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा है और आपने आंकड़ों से बताया हम लोगों को कि शिक्षा के मामले में कितने इश्यूज हैं। मयूर जी, संजय जी, अभिषेक जी, तीनों ने शिक्षा के मामले को सामने रखा है। अचल जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके गंभीर चेहरे को देखते हुए, जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा बताइए मुस्कुराते हुए कि ये जो असमानता है, क्या उसका भी जैसे दूसरे राज्यों में बड़ी होती इकोनॉमी में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है गुजरात, हमने बड़ी इकोनॉमीज में देखा है कि बड़ी असमानता भी होती है, तो क्या वो अचल जी गुजरात पे किस तरह से लागू हो रहा है और आम जनजीवन में आप उसे कैसे देख रहे हैं? मैं चाहता हूँ शिक्षा से अलग भी बात हो और जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे साथी, जरूर अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें। जैसे अभिषेक जी की बात का समर्थन किया है, कोई सिवाय एस जी हैं, उन्होंने समर्थन किया है। परेश जी कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं आ रहा है, वीडियो का जरूर आएगा। इसके अलावा जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जी अचल जी आप सामने आए, अपना कैमरा जो है ऑन तो है ही आपका, अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिए। हाँ जी, पहले तो धन्यवाद जो जी। भी मेरे साथी पैनलिस्ट और जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है हमारे साथ। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो भी पर्सपेक्टिव है, जो मेरे जो भी व्यूज है जो मैं रखूंगा, वो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं रखने वाला, बिकॉज मैं यहाँ पे उस पर्पस के लिए नहीं हूँ। सो जैसे कि आपने पूछा कि जो 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है गुजरात, सो द थिंग इज कि इसमें एक चीज ऐसी है कि आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से गुजरात को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि गुजरात इज समथिंग के वो एक बिजनेस हब जैसा है। गुजरात मतलब बिजनेस, मतलब वो मतलब ऐसे धंधा के साथ उसको रिलेट किया जाता है। अभी इसमें चैलेंज ये है, सी ऑब्वियसली गुजरात ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी है गुजरात में, अग्री। बट अल्टीमेटली अगर आप देखने जाए, अगर हम जो बुनियादी आंकड़ों को छोड़ दे तो भी अगर आप देखेंगे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर एक मुद्दा है जो मतलब हम सबके नजरों से दूर है, जो है माइग्रेशन। माइग्रेशन से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं गुजरात से, ये जो सब मुद्दे हैं अगर आप मैक्रो लेवल पे देखेंगे सो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ भी रिलेटेड है। साथ साथ में जो गुजरात का जो एक मॉडल है वो मतलब एक बोला जाता है कि गुजरात बहुत ही विकासशील राज्य है, मतलब उसका जो प्रोग्रेस है वो इट इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा क्लेम किया जाता है। मेरा सवाल है कि 100 में से 38 लोग गरीब हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, तो वो मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ। जी हाँ। हाँ, सी मैं एक चीज ये इंसिस्ट करूंगा कि जितने भी रिपोर्ट्स है, तो अगर आप मतलब मैं इसका एक एग्जांपल देने चाहूंगा कि जो भी आप रिपोर्ट्स लेंगे ना, वो रिपोर्ट्स मैक्रो लेवल की चीजें नहीं दर्शाती। अगर आप लिटरेसी रेट भी देते हैं तो लिटरेसी रेट का गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि और ज्यादा लोग गरीब हैं? मतलब मैं देखो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पैनल चर्चा इसीलिए रखी गई है ताकि मैं सही बातें जान पाऊं, जो दर्शक हमारे हैं वो समझ पाए जमीन से। हाँ नहीं, मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि जो बुनियादी आंकड़े हैं, जो माइक्रो लेवल पे जो आंकड़े हैं, उससे ऊपर उठकर मैक्रो लेवल पे चीजें देखनी चाहिए। मतलब द थिंग इज दिखाइए। हाँ, द थिंग इज जैसे कि मैंने कहा कि भाई 2018 से लेके 2020 ये 3 सालों में 1,12,000 स्टूडेंट्स, ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये लोग माइग्रेट हुए अब्रॉड कंट्रीज में। ठीक है, तो ये आप देखिए ये चीज क्या हो रही है। सो दिस इज समथिंग कि गुजरात के जो युवा है दे आर माइग्रेटिंग, विच इज एक तरीके से लॉस है, और वो खाली पढ़ने जा रहे हैं ऐसा नहीं है, वो वहां पे सेटल होने के अंदेशे से जा रहे हैं। जी। सो मेरा पॉइंट यही है, खाली मेरा मुद्दा यही है कि अभी पिछले कई सालों से गुजरात की जो इमेज प्रोजेक्ट की जा रही थी एज अ बिजनेस स्टेट एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ में ये जो 2-3 मुद्दे हैं वो साइड ट्रैक हो गए।
सो इसमें गवर्नमेंट है एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप की भी जरूरत है। तो हमको मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए नहीं बोल सकते कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। कम्युनिटी पार्टनरशिप भी जरूरी है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक तो माइग्रेशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है क्या अचल जी? हाँ, मैं अभी दोबारा आप तक आऊंगा। आपने बात रखी है अनएम्प्लॉयमेंट की, माइग्रेशन की। मेरा बस एक ही पॉइंट है, मैं अब सूरज जी के पास जा रहा हूँ, अगर रवि कुमार जी के पास जा रहा हूँ। रवि कुमार जी अगर तैयार हैं तो मेरा बस एक ही पॉइंट है अचल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, कि माइग्रेशन का भी अपना एक क्लास होता है। जैसे मैं यूपी बिहार के लोग हैं, तो हमारे प्लान की समस्या ये है कि हम यहीं से निकल के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। एक क्लास आपका ऊपर है, लेकिन मैं मान सकता हूँ स्थिति बुरी है कि गुजरात के लोग बाहर जा रहे हैं, जो कि प्रतिभा का पलायन के तौर पे देख सकते हैं। पर वहां भी एक क्लास का एंगल है। रवि कुमार जी, आपकी नजर में, हाँ आपकी नजर में, आप सारी चर्चा को सुन रहे होंगे, यहाँ पे शिक्षा की बात हुई है और रोजगार की बात हुई है, और इसके अलावा पलायन की बात अचल सर ने उठाई है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इन मुद्दों को देखते हुए इसके अलग से कोई मुद्दा अगर आप बताना चाहें हमारे साथियों को, रीजन स्पेसिफिक, तो बता सकते हैं। और इसके अलावा फिर हमारा सवाल बेरोजगारी पे भी था। जो भी अगले साथी हैं, या आप में से जो भी बताना चाहे कि जो एसटी आबादी 15% है, वो उसके उसके मुद्दे असल क्या हैं। और मैं ना एक बार समझना चाहता हूँ, अगर किसी को भी जानकारी इसके मामले में हो तो प्लीज हैंड रेज जरूर करें। जी रवि कुमार जी अपनी बात रखें, इवन कमेंट बॉक्स में भी लोग लिख सकते हैं। जी रवि कुमार जी। सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही यहाँ पे गुजरात में। क्योंकि जैसे ही कोई भी एग्जाम का अगर फॉर्म डेट रिलीज होती है, तो लाखों की संख्या में यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब आगे जो बताया कैंडिडेट ने, भागते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये एक दिखाता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात मॉडल की बात जरूर हो रही है कि गुजरात में बिजनेस ज्यादा है, फिर भी यूथ को उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे, और माइग्रेशन भी ज्यादा है। जी जी, लेकिन एक रवि कुमार जी, हाँ बिजनेस में बिजनेस मॉडल जो है, हेलो सुन रहे हो? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी बताइए। बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ, रवि कुमार जी शायद यात्रा पे हैं, कार में रहते हुए बातचीत कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं अपना। रवि जी, हाँ जी 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 जी। तो यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं, मतलब पॉवर्टी की, रिच पीपल की। तो अगर बिजनेस में मैं बात करूँ, तो जो स्मॉल बिजनेस वाला बंदा है, मतलब जो जिसकी दुकान है, तो अभी मॉल कल्चर आने के बाद और डिजिटलाइजेशन के बाद जो स्मॉल बिजनेस वाला है उसकी पूरी कमर टूट चुकी है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया मार्केट। ठीक है, तो उन लोगों को मेजर इफेक्ट पड़ा है ये 3 और 4 साल में, और उनको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। जी जी रवि कुमार जी, हाँ मैं आप तक दोबारा मेजर आऊंगा। मेरे 2 साथी भी हैं, सूरज जी हैं, केडी जी हैं। राजकुमार जी ने रोजगार का मुद्दा उठाया है। केडी जी अगर आप हमें सुन रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब बात बेरोजगारी की आती है, जैसा कि रवि कुमार जी और हमारे साथी अचल जी कह रहे थे, तो जिस तरीके से हमने आरक्षण के लिए आंदोलन देखा गुजरात में, या अन्य मुद्दों पर युवाओं को लाठी लेते हुए भीड़ में निकलते हुए देखा है, कभी मैंने वो गुजरात या पूरे राज्य से मेरी शिकायत रहती है कि वो कभी रोजगार के मुद्दे पर उस तरह से हुआ नहीं। अगर हुआ है तो मुझे बताइए केडी जी, और इस मसले पे बताइए कि कितनी आग है इस मसले में। क्या रोजगार का मुद्दा वाकई एक बड़ा मुद्दा है, या एक कल्चरल माइंडसेट है कि भैया व्यापार कर लेंगे? जी केडी जी। जी सर, अभी आंचल जी ने, संजय जी ने, अभिषेक जी ने, रवि कुमार जी ने, सबने अपना मंतव्य रखा है। मैं भी अपनी बात रखूंगा, और मेरा जो भी व्यू है वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है। आप मेरे अपना पास परिचय दे दीजिए जी हमारे साथियों को, जो हमारे साथी जुड़े हैं, और उनका परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम कार्तिक विरडिया है, और मैं गुजरात में भावनगर जिले में रहता हूँ, और अभी मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। वाह, हमारे ही पेशे से हैं जी, बहुत बहुत जी। स्वागत है जी। हाँ, तो जो आपने बताया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई लोग नहीं निकले हैं, युवा रास्ते पर नहीं निकले हैं, ऐसा नहीं हुआ है। 2018 में एक परीक्षा ली गई थी सरकार ने, LRD, जो कि लोक रक्षक दल ऐसे कहा जाता है, पुलिस का सबसे निचला सिपाही होता है। उसमें करीब 10,500 वैकेंसीज थी, और उसमें 10 लाख के करीब आवेदन किए गए थे, और किस हिसाब से पेपर लीक हुआ था। और उस टाइम गुजरात में
एक युवाओं की एक तरह से क्रांति आ गई थी। और उसके बाद जो भी परीक्षा में किसी भी तरह का अगर होता है, कोई स्कैम होता है, पेपर लीक होता है, तो उसके बाद हर परीक्षा के बाद युवा रोड पर आने लगे और सरकार को बेरोजगारी के मामले में सवाल पूछने लगे। अभी तक हमारे डिस्कशन में शिक्षा का मुद्दा चल रहा था। शिक्षा हम क्यों पाते हैं? उसका एक प्राथमिक तरीका होता है कि भाई हमें रोटी पानी है, यानी कि रोजगार पाना है। तो मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले सरकार ने हमारे जो अभी पंचायत सीरीज चल रही है अमेज़न प्राइम पर, उसमें जो सचिव जी हैं, सचिव जी की 3400 वैकेंसी निकाली। अच्छा। 3400 वैकेंसी। उसमें फॉर्म जो आवेदन आए हैं वो 17 लाख आवेदन आए। वो फिल्म देख के तो नहीं आ गए अमेज़न वाली, उसी को देख करके कैसे नहीं काम नहीं होता है? नहीं अच्छा नहीं, जी। उसके पहले भी हाँ। 1-2 परीक्षाएं हुई थी, जी, जी, उसमें जी। भी हाँ। उसी तरह के आवेदन आते थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सहमत हूँ मैं और इस बात से। अभी 2-3 महीने पहले हमारे गुजरात में एक अखबार है दिव्य भास्कर, उसकी रिपोर्ट आई थी कि सरकार को करीब 12,500 लोग चाहिए अलग-अलग गवर्नमेंट भर्ती में, और करीब 12,500 माने वैकेंसी थी। और उसमें टोटल 25 लाख लोगों के आसपास आवेदन हुआ। अच्छा। तो बेरोजगारी मेरे हिसाब से गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब से हटकर प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं, तो उनका भी शोषण होता है। उनको 12,000 15,000 दे करके दिन में 12-12 घंटे काम कराया जाता है। ऐसा कई प्राइवेट कंपनियों में देखा गया है। तो मेरे हिसाब से गुजरात में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी। जी, जी, केडी जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। रोजगार के सवाल को उठाया। सूरज जी के पास मैं जा रहा हूँ। सूरज जी, थोड़ा हमें गुजरात के युवाओं का माइंडसेट समझाइए। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखता हूँ और दवाओं के सबसे बड़े निर्यातक के तौर पे देख रहा हूँ गुजरात को, तो ऐसी जगह पे रहते हुए युवाओं का दिमाग किस तरह से चलता है? अगर बाकी चर्चा में जो लोग रहे हैं, मैं उनकी बात को सोचूँ और उस तरीके से महसूस करूँ गुजरात को, तो मुझे लगेगा कि गुजरात के सारे लोग शिक्षा को लेके बहुत उत्सुक हैं, जागरूक हैं और वो आगे नौकरियां करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए सूरज जी कि वाकई माइंडसेट क्या है आपकी नज़र में और इसके अलावा सबसे बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? जी। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना हेलो। चाहता हूँ, सूरज जी बस 1 मिनट रुकिए। कमेंट में उमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी थोड़े टाइम पहले 3700 पटवारी की वैकेंसी निकली थी। उनके सामने 17 लाख आवेदन आए थे। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है। उमेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया। मछुआरों, किसानों, युवाओं, हेल्थ और शिक्षा के मुद्दे पे बात रखना चाहते हैं। अजय जी बिल्कुल बात रखिए, ज़रूर मौका मिलेगा। मैंने आपको चैनल बताया है। एसटी पॉपुलेशन के बारे में उत्सव जी कुछ लिख रहे हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कार्तिक जी ने जो बात कही है उसको दीप पांड्या जी बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अभी जी, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अच्छी बात ये है कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जितने साथी गुजरात से जुड़े हुए थे, उत्साह से लगातार अब तक जुड़े हुए एक भी साथी गया नहीं है, लगातार बढ़ रहे हैं साथी और जब यूट्यूब पे डाला जाएगा, तो निसंदेह गुजरात के लोग इस चर्चा से लाभान्वित होंगे, इवन जो गुजरात के आउटसाइडर भी हैं। सूरज जी, हाँ, मैंने आपसे सवाल किया था, जी, जवाब दीजिए। सर धन्यवाद आपका। जी। मैं तो इस बारे में इतना ही कहूंगा कि अभी जो यहाँ के युवा लोग है, उनका मुद्दा सिर्फ इतना है। उनको ऐसा नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक से, उनको भी जॉब नहीं मिलती। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये अगले चुनाव में, मतलब अभी कोई रोड पे आके वो आंदोलन नहीं कर रहा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से, मुझे जैसे लगता है, मेरे दोस्तों के साथ में चर्चा करता हूँ, तो वो लोग अब समझ गए कि ये गवर्नमेंट के सामने हम जितना भी आंदोलन करेंगे, ये कुछ ना कुछ करके दबा देंगे आंदोलन को, ठीक है। और सबको अपनी पड़ी होती है। कल जाके मैं रोड पे जाके आंदोलन करूंगा, तो गवर्नमेंट तो कोई भी केस में मुझे फंसा देगी, तो मेरा फ्यूचर वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सब, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा डरते हैं कि आंदोलन करे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा। और गवर्नमेंट भी इतनी होशियार है कि वो इस तरह से वो सब समेट लेती है। कोई भी अगर आंदोलन करे, इस तरह से समेट लेती है कि
किसी को पता भी नहीं चलता कि ये क्या से क्या हो गया। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से अगले चुनाव में सब जो युवा है वो अपने वोट से जवाब देंगे। ऐसा मैंने थोड़ा ध्यान दिया, उससे लगा कि भाई ये अब सरकार के सामने आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अब उनको वोट से ही जवाब देना पड़ेगा। जी, क्योंकि वो भूले नहीं कोई कि 6-6, 7-7 बार पेपर लीक हुआ। और दूसरी बात भरत जी, हाँ, मैं अपने कि साथियों को बताना ये चाहता हूँ कि जो वाईआईपी है वो न्यूट्रल मंच है, वो किसी किसी का पक्ष नहीं ले सकता है, वो एक अपने आप में एक न्यूट्रल मंच है। हाँ, ये सूरज जी, आप अपना मन बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप सरकार से नाराज हैं और सही बात है, लंबे हाँ, समय तक अगर कोई सरकार रहे और रोजगार प्रोवाइड ना करा पाए तो ये हाँ, उसकी खामी है। सूरज जी, मैं आप तक दोबारा आऊंगा। मैं अपनी सहयोगी मेरे साथ भव्या हाँ, है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भव्या जी अगर सुन रही हो कि एक आउटसाइडर की तरह, यानी आप गुजरात में नहीं रहते हुए हमने गुजरात के बारे में जो खबरें सुनी हैं और गुजरात में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और प्राइवेटाइजेशन का लंबा दौर देखा है और उसी के हिसाब से उसको ब्रांड होते देखा है। तो भव्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सोशियोलॉजी की विद्यार्थी रही हैं जेएनयू से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या निजीकरण के पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो उसके दुष्परिणाम क्या आपको लंबे समय में आपके देश के, आपके राज्य के युवाओं को भुगतने पड़ते हैं? और क्या तब युवाओं के मुद्दों की ज्यादा बात नहीं हो पाती है? भव्या जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ, तो आशुतोष, जैसे आपने बीच में बोला कि प्राइवेटाइजेशन और इन सब का भुगतान जो हमारी उसको देखना पड़ता है, हमारी स्टेट्स को देखना पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन एज अ मुद्दा ना इंडिया में बहुत इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेशली बहुत अच्छे से देखा नहीं गया है, क्योंकि मेजरली इंडिया में पब्लिक सेक्टर का एक बहुत डोमिनेंट रोल रहा गया है। तो कुछ चीजों में आज प्राइवेटाइजेशन को काफी पुश बैक किया जाता है और स्पेशली ये माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उतार रही है तो वहां पर उस चीज को उसके रेट्स बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा। बट प्राइवेटाइजेशन के भी अपने कुछ फायदे हैं और नुकसान है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर गुजरात के लिहाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप लंबे समय तक गुजरात को उतारते हैं, किस तरह ब्रांड करते हैं, तो क्या युवाओं को भुगतना पड़ता है? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप गुजरात के संदर्भ में बताइए कि जब आप निजीकरण को उतारते हैं, ब्रांड करते हैं एक राज्य के, जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने वाइब्रेंट गुजरात का कैंपेन देखा बहुत बड़ा, और वो पूरा निजीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, उस समय से ये चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो सरकारी नौकरियों की संख्या घटती है क्या? क्या युवाओं के मुद्दे नजरअंदाज होते हैं या फिर पर्याप्त जगह मिलती है? मैं आइडियोलॉजिकल वजह जानना चाह रहा था। तो अगर प्राइवेटाइजेशन को इस मुद्दे पे देखा जाए कि क्या उसके लिए युवाओं के जो अवसर होते हैं वो कम हो जाते हैं, और मतलब कहीं भी अगर स्टेट अपना रोल कम करने की कोशिश कर रही है, पब्लिक सेक्टर से अपने आप को हटाने की कोशिश कर रही है और वहाँ निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा रोल देने की कोशिश कर रही है, तो उसकी कुछ सही वजह भी होती है, जैसे कि कुछ चीजों में एफिशिएंसी बढ़ाना या कुछ चीजों को रेड टेपिज्म जिसको हम कहते हैं कि भारतीय सरकार में रेड टेपिज्म और करप्शन से उसको अलग करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर प्राइवेटाइजेशन का रोल इतना डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज वन ऑफ देम, रेलवेज, बिकॉज ये बहुत आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं और आज के भारत में भी ये बहुत जरूरी है कि सरकार इसमें एक मेजर रोल प्ले करे। जी, एजुकेशन हुआ और हेल्थ हुआ, जो कि बात अभी निकल करके आई थी, यानी जिन क्षेत्रों की स्थितियां लगातार खराब होने की आशंका रहती है या जिनसे आम जनजीवन बहुत जुड़ा है, उनका प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता गुजरात में क्या स्थिति है। मयूर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पर्यावरण के खतरे गुजरात में उस तरह से हैं, और खास तौर से एसटी समुदाय से जुड़ते हुए मुझे अगर बता सकें। मैं अभी आप लोगों से पूछ ही रहा था कि केडी जी भी हामी भर रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा इसके बाद, इस सवाल के बाद। मयूर जी, क्या मुझे बता सकते हैं कि औद्योगिकरण से पर्यावरण के खतरों को क्या गुजरात महसूस कर रहा है? तटीय राज्य है, सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र उसके पास है, इन सब लिहाज से आप कैसे देखते हैं? और अगर एसटी से जुड़े मुद्दे बता सकें। जी मयूर जी, जैसे कि सर आपने बात की एसटी पॉपुलेशन के बारे में, तो उसमें मैं एक और चीज इनपुट देना चाहूंगा। जैसे कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, कहीं पर भी गरीबी सब जगह की अमीरी के लिए खतरा है। अब एजुकेशन की जो बात है और जो आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो मैं एक और बात इनपुट देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे एक भाई ने बताया कि गुजरात में
700 स्कूल ऐसी है कि जहाँ एक ही टीचर है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 700 में से करीब 350 स्कूल ट्राइबल एरिया की है। अच्छा, तो वो ट्राइबल ये एरिया की हाँ, वो एक ही टीचर है। बहुत ही अब उसका गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान खींच रहे हैं मयूर जी। आप ये जी, कह रहे हैं कि उनमें से आधे स्कूल ऐसे हैं जो ट्राइबल इलाके में आते हैं। यस यस। और उससे भी उसका और सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया है उधर कोई टीचर नौकरी के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा है कि दाहोद है, पंचमहाल है या छोटा उदयपुर है, तो उधर कोई टीचर जाने के लिए रेडी नहीं होता है। अब उससे क्या होता है कि टीचर कभी जाता है तो ट्रांसफर लेके फट से आ जाता है। अब उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जो अपना कोविड का इम्पैक्ट हुआ। कोविड का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल थी या और गवर्नमेंट स्कूल थी, तो उसमें उन्होंने तो ऑनलाइन लर्निंग काफी इजी तरीके से अपना लिया। लेकिन अब ट्राइबल इलाके में उन लोगों के पास ना ही तो सेल फोन है, ना ही कुछ प्रॉब्लम है, ना ही कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो वो जो डिजिटल डिवाइड है वो सोशल डिवाइड में गुजरात में रिजल्ट कन्वर्ट हो में रहा है, डिजिटल डिवाइड सोशल डिवाइड में कन्वर्ट हो रहा है। यस यस एग्जैक्टली। जी हाँ, अभिषेक जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ। दूसरी बात सर, जो आपने ट्राइबल इलाके की एनवायरनमेंट की बात की, अब वो तो सीधी बात है कि गुजरात में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ रहा है, उसका भी एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई तापी रिवर लिंक जो योजना थी उसका काफी ट्राइबल लोगों ने आंदोलन किया था। तो हालांकि गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और जो नर्मदा नदी के आसपास जो बड़ा टूरिज्म प्लेस बनाया या सरदार सरोवर बांध बनाया, उसके आसपास ट्राइबल इलाके के जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम वो डेवलपमेंट प्रोसेस को रुक कर दे, मतलब कि वो अटका दे, लेकिन वो ट्राइबल लोगों के जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। जैसे कि गुजरात में आपने बताया कि करीब 15% एसटी पॉपुलेशन है, तो वो उस तरह से जहाँ मेरा पर्सनल व्यू है कि वो उस तरह से एड्रेस नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एससी आबादी ठीक ठाक संख्या में अगर है उस प्रतिशत में, जैसे एसटी है आपके यहाँ, तो हमारे यहाँ एक बड़ा आंदोलन है इसको लेकर के और बड़ा मूवमेंट है इसको लेकर के, इन चीजों को लेकर के। उस लिहाज से संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो अभी पटेल की मूर्ति की बात कर रहे थे, उसके दुष्प्रभावों से कितना गुजरा है गुजरात, और क्या पूरे गुजरात में ये बात है या फिर सिर्फ उस इलाके के लोगों का ही प्रॉब्लम है? क्या पूरे गुजरात के लोग अपने आप को इस दुष्प्रभाव से जोड़ पा रहे हैं, या लोग अपने आप को, जो गौरवशाली परंपरा है कि हाँ ठीक है पटेल का सम्मान सभी करते हैं, उनकी बड़ी मूर्ति बन गई है, उससे खुश हैं? संजय जी। वहाँ एक नजदीक में एक प्लेस है ढोलेरा। जी एकदम एकदम आप लोकल बात लेकर के आए हैं, जी बताइए। ढोलेरा का अभी वहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बनने वाला है, पर वो उतना डेवलप नहीं हुआ है सर जी। ढोलेरा में एक उसका यहाँ के भाव सब बढ़ गया है वहाँ का, पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है आज भी वहाँ पे। अच्छा जी जी। और ये जो है, पर वो उसका भी वो डेवलपमेंट तो अच्छे से नहीं हुआ है। जी अभिषेक जी, हाँ जी अभिषेक जी, मैं सेम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपने सवाल सुना होगा मेरा इसके पहले, पर्यावरण के संकट का सवाल, एसटी पॉपुलेशन के इश्यूज का सवाल, और मयूर जी ने एक सवाल और जोड़ दिया है उसमें, जो सवाल है जो सरदार सरोवर की पूरी योजना है पटेल की मूर्ति की, उससे होने वाले दुष्परिणामों का असर, उस पर बात हो रही थी। अभिषेक जी। देखिए, मैं उसमें जो सरदार जी की जो प्रतिमा बनी है उसमें मैं मेरा पर्सनल व्यू अगर दूं तो उसमें जो सरदार जी की जो मूर्ति बनाने में जो करोड़ों रुपए खर्च किए, उसकी जगह पे जो गुजरात के जो 33 डिस्ट्रिक्ट जो है उस पे एक अगर गवर्नमेंट जिम बना देती तो हर जगह पे लोखंडी पुरुष जन पैदा हो सकता था। हाँ, लेकिन सरकार का कुछ ये भी दायित्व होता है कि कल्चरल चीजें करे, ये भी कहते हैं लोग। जी अभिषेक जी। लेकिन वहां पे जो पॉल्यूशन का जो मुद्दा है वो भी गुजरात में आज काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि अहमदाबाद जो है, जो बड़ी बड़ी जो सिटीज जो है, वहां पे जो क्या होता है कि पॉल्यूशन का प्रमाण बढ़ रहा है तो उसमें इशू अब देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का भी प्रमाण बढ़ रहा है गुजरात में। ये भी मुद्दा है, प्रदूषण की समस्या। अचल जी, सेम आपने सवाल सुना होगा, मैं इसीलिए इस पॉइंट पे आप तक आ रहा था। थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को, और जो हमारे दर्शक गुजरात से सुन रहे हैं वो ये बिल्कुल मत सोचें कि आपके राज्य के बारे में निगेटिव बात क्यों हो रही है। दरअसल हम मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं साथियों से, और इस चर्चा का उद्देश्य आप समझ ही रहे होंगे। जी अचल जी बताइए।
पहले तो ये एक चीज है कि मतलब इसमें हर एक जो मतलब हर एक इंसान या हर एक जो भी सिटीजन है गुजरात का, उस उन सबका एक अलग पर्सपेक्टिव है कि भाई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना तो मतलब पॉइंट ये है कि मतलब कहा जाता है और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई 3,000 करोड़ आपने खर्च कर दिया। मतलब आपने खुद ने भी देखा होगा कि सिर्फ गुजरात लेवल पे नहीं, इंडिया लेवल पे भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई आपने 3,000 करोड़ स्टेच्यू में डाले, उससे जगह आप कुछ और कर सकते थे, बेरोजगारी को कम कर सकते थे, ये सब चीज। बट उसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आज इंडिया में एक हब बन चुका है। और स्पेशली जैसे कि आप देखने जाएंगे तो कि भाई डीजीपी है, जितने भी सब स्टेट्स के डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरीज है, उन सबकी कॉन्फ्रेंसेस वहां पे होती है। फिर बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी वहां पे विजिट करते हैं। तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं देश की मतलब एक जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ रही है और साथ साथ में गुजरात का जो एक कल्चर है वो भी एक हाईलाइट किया जाता है। जहां तक आपने साथ साथ में बात की कि भाई प्रदूषण की जो समस्या है, जो भी इसमें दो चीजें, मैं खुद वडोदरा सिटी से हूँ, तो अगर मैं बहुत ही ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा भाई वहां से मतलब बट जो भी जो एसटी पॉपुलेशन है वहां की, हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो एसटी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है उनको तो पूरी तरह से विस्थापित ही हुआ मतलब होना। और आपको शायद आइडिया भी होगा कि भाई मेघा पाटकर जी आज तक वो आंदोलन चला रही है कि भाई जो 182 मीटर जो सरदार सरोवर डैम की जो हाइट बढ़ाई गई, तो वहां के ट्राइबल लोगों ने उसका बहुत पुरजोर विरोध किया था। बट साथ साथ में आप देखने जाए तो जो भी गुजरात के दूर दराज के जिले है जैसे कि कच्छ है, फिर उस साइड के जो वहां तक आज पानी पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक डैम जो था उसकी हाइट बढ़ाई। सो कहीं ना कहीं इसमें हमको ये करना पड़ेगा कि इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है वो करना पड़ेगा। नहीं, अच्छी बात है, कोई भी आप कार्य, हाँ, कोई भी आप कार्य कीजिए। हाँ, अच्छी बात है कि अचल जी दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं सारी चर्चा का, और ये जरूरी भी है कि चर्चा में दोनों पक्ष आए। डी पांड्या जी हमारे साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि 4,000 जो हमारे साथी हैं कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं, लिख रहे हैं 4,000 करोड़ से हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था दीप जी, लेकिन सरकारों का तर्क ये रहता है कि उनको कल्चरल चीजों पे भी खर्च करना चाहिए और उसके उत्थान की भी उतनी ही जरूरत रहती है। ये मेरा तर्क नहीं है, सरकार का पक्ष में आपको बता रहा हूँ। अजय जी कह रहे हैं सरकार सरदार का सम्मान करती तो सरदार पटेल स्टेडियम का नामांकन मोदी स्टेडियम नहीं करती। अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है। 5 लोगों से गुजरात की बात नहीं होगी, फागुन जी बिल्कुल नहीं होगी। मैंने तो यूथ पॉलिटिक्स से बात करके रखा होगा कि गुजरात आएंगे और पूरा एक बड़ा सा सेमिनार करेंगे जो आमने सामने होगा। और हमारी टीम ऑन ग्राउंड कैंपेन को लगातार प्लान कर रही है, हम जरूर गुजरात आएंगे और सबसे बात करेंगे। सैयद जी कह रहे हैं उड़ता गुजरात, ठीक है। हमारे साथ केडी जी थे, जुड़े हुए हैं अभी जी। हाँ केडी जी, मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, इस चर्चा से अलग, पर्यावरण के और दूसरी चर्चा से अलग। हमने गुजरात का एक दौर देखा है जिसमें सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और इसकी बातें हुई हैं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और उसके पहले तो मुझे नहीं पता, पर उसके बाद से मैंने कोई ऐसी बहुत सांप्रदायिक बात उनके मुंह से नहीं सुनी। हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश के सामने वो पेश आए हैं, खास तौर से अपनी बातचीत में। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या गुजरात 84-85% हिंदू आबादी दूसरे राज्यों में भी है, क्या गुजरात में हिंदुत्व अस्मिता ज्यादा प्रखरता से सामने आती है, या फिर ये वैसा ही है जैसा दूसरे राज्यों में है, अनएम्प्लॉयमेंट या दूसरे इश्यूज की वजह से युवाओं को ये नफरत फैलाने का मौका मिल जाता है? वो मैं समझना चाह रहा हूँ मैकेनिज्म। जी केडी जी। जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने फिल्म देखी होगी रईस, उसके पहले भी और उसके बाद भी जो लतीफ खां था और उन सब का जो ये बेसिकली सेंट्रल गुजरात में हिंदू मुसलमान ज्यादा हुआ, और क्योंकि सेंट्रल गुजरात में हुआ तो गुजरात में हर अभी क्या स्थिति? हाँ, अभी दोनों को जोड़ के बताइए। वही मैं वहां पे ही आ रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें हैं, मगर बात ये हो जाती है आकर के कि जिन लोगों ने ये दंगे देखे हुए हैं वो लोग अभी भी वो मेंटालिटी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई आके मुझे मार देगा, अलग धर्म का व्यक्ति होगा। हालांकि ऐसा नहीं है,
गुजरात में जब मैं एज एन पॉलिटिकल कंसल्टेंट आपसे बात करूं तो चुनाव में जातियां ही प्रभावित होती। चुनाव में हिंदू मुसलमान बोला जाता है मंच पर से, मगर आखिरकार तो प्रभावी तत्व तो जातियां ही होती है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये बस जानना चाह रहा था कि जाति की, भाई जातीय अस्मिता की जो चीजें मैं उत्तर प्रदेश बिहार में देखता हूँ और गुजरात के पॉलिटिकल सोशल हिस्ट्री को देखता हूँ या उसके सोशल मूवमेंट को देखता हूँ, तो जातीय अस्मिता की बात है, पर अभी स्थिति क्या है? क्या वो ध्रुवीकरण की बात ज्यादा निकल करके सामने आ रही है या जातीय गोलबंदी अब बड़ी भूमिका निभाने लगी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ? तो आप क्या सोचते हैं? जैसे मैं यहाँ से बैठ के मुझे अब ये लगता है कि जिस तरीके से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में जाति एक सच्चाई है, उसी तरीके से गुजरात में भी एक सच्चाई है। एक खास टाइम पे कुछ हुआ तो हो गया, लेकिन अभी जो सच्चाई है वो जाति है। जी। अभी और ये मयूर शर्मा जी, आप इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहिए, मैं आपसे भी इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। जी। अभी जो आप कह रहे हैं कि जातीय गोलबंदी बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है 2015 में 3 आंदोलन हुए। एक पाटीदार आंदोलन हुआ, एक दलितों का आंदोलन हुआ और एक उत्तर गुजरात का जो प्रभावी समाज है ठाकुर समाज, हमारे दर्शक दर्ज करें। बहुत बहुत गहरी बात। जी, 3 आंदोलन लगातार अभी आप हाल फिलहाल में गिना रहे हैं। जी हाँ, 2015 से। फिर उससे उठकर आया कि हर समाज ने अपना एक संगठन बनाना शुरू किया जो गुजरात के हर तहसील, हर गांव तक जाता है। जैसे करनी सेना 2015 से पहले गुजरात में उतना प्रभावी काम नहीं कर रही थी, मगर उसके बाद से राजपूत समाज के हर मुद्दे आखिरकार करनी सेना उठाने लगे। तो इस तरह से हर समाज का एक संगठन बन गया, हर समाज एक प्रेशर ग्रुप बन गया। जी, मयूर जी, अच्छा, गुजरात के साथियों की मैंने एक बात बहुत खास देखी है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अन्य राज्यों में जब पैनल डिस्कशन करता हूँ तो लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी बात बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छा है गुजरात में कि लोग अपनी बात बाद में अपना अनुभव बता रहा हूँ कि लोग अपनी बात रख करके, बंद करके दूसरे साथी को मौका दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, ये गांधी का गुजरात है, इसलिए एक दूसरे को सुनने की हमें रिस्पेक्ट आ गई है। जी जी जी, मयूर जी बताइए। सर खैर, सर जो आपने आपने बात करूं कि आपको सवाल याद है पूरा? नहीं सर, ओके, मेरे को याद है सवाल। हाँ जी बताइए। हाँ, अब सर जो आपने बताई ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम दिखाया और हमारे को पैनलिस्ट ने जो कास्टिज्म का फैक्टर दिखाया है। अब रिलीजियस फैक्टर में सर ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात देना चाहता हूँ कि यदि हम हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, तो यदि कोई कैंसर का रोग हो और वो जो यदि हमारे ब्लड कैंसर हो तो उसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है। कुछ इसी तरह ही जो रिलीजियस थ्रेट है वो गुजरात के जो 2002 और 2002 के उसके आसपास जो दंगे हुए, वो दंगे का दुष्परिणाम इतना है कि आज भी हम यूथ उस बात को भुलाना चाहे तो हमारी जो पीढ़ियां है अगली, मतलब हमारे पापा दादा, तो वो बोलते हैं कि भाई आपने वो दौर अभी देखा ही नहीं। अच्छा, तो उसका जो असर है, जैसे मेरे यहाँ बोलते हैं लोग कि बाबरी आपने देखा नहीं, जब एग्जैक्टली वो लोग यही बात कर रहे हैं कि वो दौर आपने देखा नहीं है। और इस कारण के लिए जो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स पार्टी हो या कोई संगठन हो, उस बात को हमारे गुजरात के जो युवा है और हमारे पहले की जो पीढ़ी है उनके माइंड में वो एक एटीट्यूड डेवलप करने में कामयाब हो गई है। तो उस हिसाब से वो जो हिंदुत्व की परिभाषा है वो गुजराती पीपल के माइंडसेट के वो निकालना काफी मुश्किल बनता जा रहा है। और आपने जो दूसरी बात की कास्टिज्म, तो हमारे को पैनलिस्ट ने बहुत ही सही बताया कि 2015 के पहले 2000 जब से नरेंद्र मोदी का शासन था 2002 से 2014 के बीच, तो उस समय हमको लग रहा था कि भाई गुजरात से कास्टिज्म काफी जीरो होता जा रहा है। लेकिन 2000 के 5 के बाद के जो 3 बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद हमारी एक होती है कि भाई जो यूथ होता है वो ये जाति है, धर्म है, कोई नाच जाति, उससे ऊपर उठ के बात करिए। लेकिन 2015 के बाद से जो यूथ है वो अभी कास्टिज्म में ज्यादा इनबिल्ट होता जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम इधर के इलेक्शन हो, इधर का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फैक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, तो उसमें जो जाति का प्रॉब्लम है वो अभी और उससे नॉर्थ गुजरात है, जो नॉर्थ गुजरात में वो काफी बढ़ चढ़ के दिखने को दिख रहा है। जी जी।
हमारे साथी रवि कुमार राजपूत जी अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं इसलिए बार बार एक ही सवाल पे 2-3 लोगों से राय ले रहा हूँ ताकि थोड़ी डाइवर्सिटी भी रहे और बातचीत समावेशी हो सके। रवि कुमार राजपूत जी शायद साथ में नहीं है। अभिषेक सोलंकी जी, आप चर्चा सुन रहे थे और हम बात कर रहे थे सांप्रदायिक गोलबंदी की और जातीय गोलबंदी की, और हमने देखा कि एक समय गुजरात सांप्रदायिक गोलबंदी का शिकार रहा, और हम बात कर रहे थे क्या अभी जातीय तत्व सामने आ रहे हैं और सांप्रदायिकता थोड़ी पीछे जा रही है। अभिषेक, ऐसे मैं भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट ही काम कर रहा हूं, तो मैं भी अब देखता हूं गुजरात की और ये आप लोग ना जो भी दर्शक भी हमारे हैं, आप इसे पार्टी से बिल्कुल अलग करके देखिए, हम सोशल चीजों पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वो भी एक मैं ऐसे बात करूं कि गुजरात के अंदर जो कास्टिज्म का जो मुद्दा बन चुका है, तो वो राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हर बार चुनाव आने से पहले कोई एक संप्रदाय या काफी संप्रदाय अलग अलग तरीके से अपनी राजनीति में अथवा अपनी सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के लिए सभी लोग अपनी से पकड़ जमाते हैं। में अपनी सामाजिक अपनी क्षमता दिखाते, लोग दिखाते हैं कि मेरे पास मेरे समाज के इतने लोग हैं, मेरे पास मेरे समाज की वोट है। तो कास्टिज्म मुद्दा बन चुका है, अभी वो सीएम तक पहुंच गया है, क्योंकि कास्ट अलग अलग तौर से कहती है कि भाई हमारे पास इतने वोट है, हमारे पास इतने जाति के लोग हैं, तो हमारा सीएम बैठेगा, दूसरे समाज का या दूसरी कास्ट का या दूसरी जाति का सीएम नहीं बनने देंगे। तो ये मुद्दा बन चुका है 2015 के ये जो 2-3 जो आंदोलन हुए उसके बाद। था कि हमारा सीएम बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतने वोट शेयर है, बट पाटीदार समाज वो कह रहा है कि हमारे पास इतना वोट शेयर है, हमारा सीएम बनना चाहेगा। तो काफी अलग अलग तौर से आप देखें तो कास्टिज्म का जो मुद्दा बना है वो आज की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षण या आरोग्य या रोड रास्ता सभी मुद्दों से परे है। क्योंकि जी अभिषेक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूट हो गए। हाँ जी, बात आवाज मुझे नहीं सुन रही थी। नहीं, मैं आप अनम्यूट हो गए थे, बताइए आपकी आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बन चुका है कास्टिज्म का मुद्दा कि जो सत्ता के अंदर अपना जो अपने पैर जमाना चाहते हैं, तो ये मुद्दा आज रोड रास्ता रोटी कपड़ा सबसे परे हो चुका है, क्योंकि सभी लोग को क्या चाहिए कि हमारा ये बनना चाहिए। तो आज ये मुद्दा भी एक बड़ा बनता जा रहा है कि ये आगे के टाइम मुद्दा और भी बड़ा बन सकता है, ये आशंका है गुजरात के अंदर। जी हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं, इसके अलावा जो लोग कमेंट बॉक्स हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं क्या इतने लोगों में ही पैनल डिस्कशन होगा, सब लोगों को जोड़कर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि इसका एक प्रोसेस है। हम एक फॉर्म फ्लोट करते हैं 7 दिन पहले लोगों तक, और इसके बाद हम उनसे जवाब मंगाते हैं। जो लोग हमें सबसे बेहतर जवाब लिख के भेजते हैं, ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि हम सही विकल्प या आप बच गए हो उससे, पर आप अगली बार जरूर जवाब भेजिएगा, हम उसको जरूर शामिल करेंगे आपको अपनी चर्चा में। हालांकि हम आपके कमेंट पढ़ सकते हैं अगर आप रखेंगे। जी, और जो सवाल हमारे भेजते हैं उसके जो जवाब आते हैं उनमें जो गहराई होती है, मुद्दों की समझ होती है, उसके आधार पर ये पैनलिस्ट सुनते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे ये चर्चा इतनी समृद्ध है, जहां पर सारे मुद्दे लगभग कवर किए जा रहे हैं और काफी बारीकी से। अचल जी, मैं आपसे एक कमेंट जानना चाहता हूँ, एक कमेंट कि अगर धीमा विकास हो और उसके बरक्स में सांप्रदायिकता और जातिवाद हो, एक तरफ सांप्रदायिकता जातिवाद प्लस तेज विकास का समीकरण है, दूसरी तरफ धीमा विकास लेकिन कोई सामाजिक जहर नहीं है, दोनों में से आप क्या चुनेंगे? अगर मैं पर्सनली देखने जाऊं तो मैं धीमा विकास ही चुनूंगा, जहाँ पे सांप्रदायिकता और कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक बुनियादी प्रश्न है। आप जैसे कि मेरे साथी मित्रों ने बताया कि ये जो आंदोलन हुए थे कास्टिज्म के बेस पे, उस पे अगर हम अध्ययन करें तो ये आंदोलनों से किसको और मतलब किन लोगों को और क्या फायदा हुआ था। अगर आज आप देखने जाए, जो हम ग्राउंड लेवल पे बातें करें, जो यूथ जो इन्वॉल्व हुए थे, जिसने स्ट्रेंथ दी थी, जो भी वो समाज के लोग थे जिन्होंने वो आंदोलन को स्ट्रेंथ दी थी, अगर वो समाज के लोग नहीं होते तो आंदोलन को स्ट्रेंथ नहीं मिलती। उनका ध्रुवीकरण किया गया और अपने पर्सनल फायदे के लिए वो यूज किया गया। आज अगर आप बुनियादी सिचुएशन देखें, जैसे कि जो को पैनलिस्ट है अभिषेक जी, उन्होंने बताया कि जो दूसरे लोकल लेवल पे जो पॉइंट्स है वो साइड ट्रैक हो जाते हैं, एंड ये जो यूथ है वो इसमें एंगेज होता है और वो समझ नहीं पाता कि इसमें कोई इनडायरेक्टली किसी और का बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखने जाएंगे तो राज्य के यूथ का, वो समाज का या फिर किसी भी सांप्रदायिक
जो पक्ष है उनका किसी का फायदा नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि एक बाजू हम जब अपनी एक स्ट्रेंथ बताने जा रहे हैं कि भाई मैं ये कास्ट से हूँ, तो भाई मेरा हमारी कास्ट का मंतव्य लेना चाहिए, हमको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए। वो कास्ट का जो आंदोलन है वो सब कुछ पॉलिटिकल फेटर्निटी में ही सीमित है जी। उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे नेग्लिजिबल आ रहा है, उसके उल्टे नुकसान ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि युवा ध्रुवीकरण हो जा रहा है। हमारे मॉडरेटर अंकुर हमें आंख दिखा रहे हैं, वक्त हो गया है 5:54 का। बहुत अच्छी बात अजय अचल प्रकाश जी आपने रखी कि आप धीमे विकास को चूज करेंगे, बरक्स में तेज विकास हो और सांप्रदायिकता हो। आखिरी 2 कमेंट केडी जी और मयूर जी आपसे लेना है। केडी जी मुझे बस आप इतनी सी बात बताइए कि जो गुजरात का समाज है और गांधी हैं, क्योंकि गांधी गुजरात से ही आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ। और इसके अलावा मयूर जी आपसे पूछूंगा, आप भी याद रखिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि चूंकि समुद्री सीमा बड़ी है तो जो मछुआरों की समस्याएं हैं और पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है, तो पाकिस्तान से सीमा से सटा होना और जो समुद्र तट से जुड़ा रहने से जो समस्याएं हो सकती हैं वो क्या है और क्या फेस कर रहा है, अगर आप बता पाए मयूर जी, तैयार रहिएगा। केडी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि गांधी और गुजरात, तो गांधी और गुजरात को लेकर बात करें तो गुजरात में जैसे हमने आउटसाइडर की तरह देखा है लंबे समय में, और गांधी की जो सोच है, चाहे वो स्वराज की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो, चाहे वो कास्ट को छोड़ने की बात हो, कितनी समानता आप देखते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों ने गांधी को थोपने के नाम पे इस्तेमाल किया है वैसे ही गुजरात में भी हुआ है जी, या फिर है कुछ है जी? केडी जी। जहां तक मेरी समझ है, गांधी के नाम का इस्तेमाल ही किया गया है पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, और गुजरात के समाज में और गुजरात की सरकारों के द्वारा कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, जैसे कि एक हो गया आंगनवाड़ी को लेकर, जहां पर गांव की महिलाओं को रोजगारी देने का प्रयास किया गया है। एक हो गया कि गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान जो कि पूरे देश में फैलाया गया, वो एक प्रकार से अच्छा इम्पैक्ट है गुजरात में गांधी का। बाकी कोई आइडियोलॉजिकल फैक्टर और गांधी का मतलब प्रभाव हो गुजरात के समाज में, ऐसा कुछ दिखता नहीं। आइडियोलॉजिकल प्रभाव वैसा नहीं दिखता जैसे दूसरे राज्यों में, वैसा ही दिखता है और खत्म होता गया धीरे धीरे। अचल जी आपसे और अभिषेक जी से बस एक लाइन में एक कमेंट चाहिए, शराबबंदी का कितना असर है? क्या वो बिहार की तरह हाल है या सच में हो रही है, पालन हो रहा है? अभिषेक जी एक लाइन में। ऑन पेपर शराब बंद है, अच्छा, ऑन ग्राउंड जी जी जी। अचल जी वो कह रहे हैं ऑन ग्राउंड बंद है। अचल जी आप ये बताइए कि क्या मैंने सुना था कि वहाँ कोटा सिस्टम शुरू हो गया है कि आपको इतनी मानक शराब दी जाएगी, क्या वो पालन हो रहा है या फिर अभी भी बड़ी आबादी को आराम से शराब मुहैया कराई जा रही, केवल ऑन पेपर बंद है? जी अच्छा। नहीं, वो एक मतलब एक ट्रुथ है कि भाई जो शराबबंदी है वो क्लेम किया जाता है कि भाई गुजरात में शराबबंदी है, बट वो आइडियली है नहीं। गुजरात में अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो बहुत राज्यों जहाँ पे शराबबंदी नहीं है उससे ज्यादा शराब कंज्यूम की जाती है। सो कहीं ना कहीं दैट इज इलीगल, सबको पता है, जी जी, बट वो होता है। जी अचल जी, मैं इसलिए चर्चा में सारे मुद्दे उठा रहा हूं कि अगर आप इस चर्चा को कोई भी गुजरात वासी सुनेगा तो सारे मुद्दे कवर हो जाएं इसमें और जमीनी सच्चाई आप जाने। मयूर शर्मा जी, मैंने आपसे समुद्र तट का जो सीमा जुड़ी हुई है पाकिस्तान से उसका, और खास तौर से जिनका जीवन पानी से चलता है, उस पूरे समुदाय की बात मैं करना चाहता था जो कि पूरी चर्चा में बचा रह गया था। और हमारे साथी जो हैं अजय जी शायद है, उन्होंने मुझे याद दिलाया है अभी कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं कमेंट बॉक्स भी पढ़ूंगा, पर उन्होंने याद दिलाया कि चर्चा छूट रही है। मयूर जी बताइए। जी सर, मैं जो आपने मछुआरे की बात की उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो दरियाई सीमा है उधर जो मछुआरे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि उधर जो प्रोसेसिंग सेंटर है, जो फूड मछुओं का जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है वो काफी उस जगह पर कोई कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म होता है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे सहकारी मूवमेंट, तो उसकी कमी नजर आती है। तो उससे होता क्या है कि भाई फायदा मछुआरों को नहीं होता है, जो फायदा होता है वो होता है कोई उद्योगपति हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई नेक्सस हो पॉलिटिक्स या बिजनेसमैन का, उन्हीं को ही फायदा हो रहा है। उसके बारे में सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आपने पाकिस्तान के सीमा से जो गुजरात की सीमा लगती है उसके बारे में बात किया, तो जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान उधर से सी रूट से जो ड्रग ट्रैफिकिंग गुजरात में पिछले 1 या 1.5 साल में बढ़ा है, वो गुजरात में काफी गुजरात के यूथ के लिए काफी बड़ा इश्यू बनता जा रहा है,
क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो आज तक गुजरात में कुछ ज्यादा मात्रा में कुछ कंज्यूम की जाती होगी या की जाती है, उसमें सवाल था। लेकिन आज ये बात सच हो गई कि भाई इतना सारा जो ड्रग्स पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आ रहा है, उसका मतलब है कि भाई गुजरात एक हब बन चुका है कि इधर से ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होकर पूरे भारत में जा रहा है। तो ये गांधी के गुजरात के लिए, ये सरदार के गुजरात के लिए बहुत समय की बात है। ये ऐसा मेरा पर्सनल मंतव्य है। जी जी मयूर शर्मा जी, जिस तरीके से आपने संजय जी ने, अचल जी ने, केडी जी ने, अभिषेक जी ने इस चर्चा को समृद्ध किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप आए, हमारे साथ 1 घंटे रहे, हमारी बातचीत सुनी और आपने बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मयूर जी, आप जल्दी गुजरात पीसीएस का मेंस लिखें और इंटरव्यू दें और पीसीएस आईएएस वहाँ पे पीसीएस अधिकारी बने, ये मेरी कामना है। सभी अपने जीवन में सफल हों। और मेरा मन तो नहीं है जाने का, लगातार बात करने का, पर मॉडरेटर अंकुर हमें आंख दिखा रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। जो भी साथी कमेंट बॉक्स में हैं, चाहे वो अजय जी हो, केडी जी हो, सैयद मुबीन जी हो, धीरेन्द्र जी हो, अजय सायल जी हो, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। कौशिक कुमार जी हो कि आपने मुद्दों की याद दिलाई, हम जरूर आपको लेंगे। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। हर शनिवार को शाम 5 बजे हम यहाँ चर्चा करते हैं, शुक्रवार या शनिवार को, ज्यादातर शनिवार को शाम 5 बजे होती है। आप किसी दूसरे राज्य के बारे में भी इसी तरह सुन सकते हैं जैसे कि ये चर्चा हुई है, और आप इसी तरह लाभान्वित होंगे। ये वीडियो हम कोशिश करेंगे इसको काट कर यूट्यूब पे डाला जाएगा अलग अलग भागों में, ताकि जो सवाल हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि चर्चा इतनी समृद्ध रही है कि हमने शराबबंदी, सांप्रदायिक मुद्दा, तटीय क्षेत्र का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, जातीय मुद्दे, इसके अलावा जो बृहद सवाल थे, असमानता जो हर जगह पे है, या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सवाल, निर्यात से जुड़े सवाल, वो सारे कवर किए हैं इसमें। तो कोई भी चर्चा को देखेगा तो टीवी डिबेट में जो 4 घंटे बैठाल के एक ही मुद्दे पे घंटे भर बात करते हैं, उससे तो ज्यादा समृद्धि होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने ज्वाइन किया। आखिरी में यही कहेंगे, दोस्ती बनी रहे। तो चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे जो वाईपी नंबर है, हमारे मॉडरेटर जो हैं वो अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे, प्लीज उस पर आप अपनी बात जरूर रखें, उससे जुड़ जाएं, उस पर कमेंट, उस पर फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, अपना वीडियो भेज सकते हैं, और एक फॉर्म डाला जा रहा होगा, यूट्यूब का लिंक डाला जा रहा होगा, आप सारी प्रॉपर्टीज हमारी देखें और वहां से देख करके जरूर लाभान्वित हो। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।